सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं बात करूंगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, यानी इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जो 100 टाइम रिपीट हुए हैं। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर सेट को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं इस सेशन में, और इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सीखेंगे। तो होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम के लिए आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और वैसे भी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी सीडीपी पढ़ रहे हैं, और सीडीपी में जहां पे बच्चा एक्टिव होता है आप वहीं पे जाइएगा। 99.9% जो ऑप्शन होगा वो बेस्ट होगा हमारे लिए, है ना। तो स्टार्ट करेंगे, क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं कि मेरे स्टार्ट करने से पहले हो सके तो आप नोट्स बनाते रहो, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो वहां पे जब आप खुद के बनाए हुए नोट्स एक बार रिवाइज करके जाते हो तो हमारा माइंडसेट जो होता है वो अलग ही प्रकार का होता है, और हमारा अलग ही प्रकार का एक स्कोर आता है अच्छा खासा, है ना। चलते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक जो है, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में देखो पीपीटी बहुत अच्छे से बनी हुई है। मैंने पहले बोल दिया, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, चाहे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़, जैसे साइंस, आई एम टीचर ऑफ केमिस्ट्री, तो साइंस में कहीं पे अगर आपको टॉपिक जो एक दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको पूरा पूरा नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसी कमेंट के आधार पे, है ना। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के जो सिद्धांत है उनको 2 मिनट में समझेंगे। उसके बाद में कुछ दिशा समझेंगे विकास की। उसके बाद में हम समझने वाले हैं जो है विकास कैसे होता है। देन उसके पश्चात हम क्वेश्चंस करने वाले, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुए हैं, मैं आपको जितना बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है। तो वही चीजें हैं, सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, उस तरीके से पढ़ेंगे और उस जरिए से सीखेंगे कि हमारे सामने कोई दूसरा भी क्वेश्चन अगर उससे मिलता जुलता आ जाएगा तब भी हम इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। केवल 2 मिनट में पहले हम कॉन्सेप्ट को सीख लें, क्योंकि होता क्या है, जब हम एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए हम इजिली अटेम्प्ट कर पाते हैं, है ना। चलो, कि हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है कि बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, यानी यहां पे किसकी बात करी गई। पॉइंट नंबर 1 यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा कह रहा है कि कोई भी प्रजाति हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, अपने ही पैटर्न को लागू करते हैं, अपने पैटर्न को फ्लो करते हैं। भाई इंसान है तो बच्चे पैदा होंगे तो वो इंसानों के जैसे तो होंगे, यानी अपने ही पैटर्न पर अपनी जातियों को आगे आगे बढ़ाते हैं। और पहली बात तो मैं बात करूं, विकास जो है वो एक कैसी प्रक्रिया है। विकास जो है वो सीक्वेंस में चलता है, एक सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलती है ना, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, कि पहले आप छोटी छोटी चीजें सीखते हो, फिर धीरे धीरे करके आप बड़ी बड़ी चीजों को सीखते हुए चले जाते हो। विकास जो होता है, इनके पहलू कौन कौन से होते हैं। सुपरलो कार्डन हो गया, इनकी भी बात करेंगे अभी हम थोड़ा सा आगे चल के। पहले आप केवल इस स्लाइड में ये समझ जाओ कि विकास जो होता है वो क्या है। विकास जो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है ना। जन्म से लेके कब्र से लेके, जब आप गर्भ में होते हो तब से लेके कब्र तक होता है ना। और ये विकास की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सभी में सेम नहीं होता है विकास। 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, फिर भी वो पैदा हुए हैं और वो उनमें सेम नहीं हो सकता कि वो सेम हाइट के हों, सेम वेट के हों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो विकास की प्रक्रिया एक सीक्वेंस में तो चलती है, बट रिवर्स नहीं जा सकती कि आप बूढ़े हो गए फिर से आप 4 साल के बच्चे हो जाओ, है ना। तो चीजें वही कह रही हैं कि विकास की प्रक्रिया एक क्रम में चलती है, चीजों को रिवर्स नहीं किया जा सकता। और यहां पे इस स्लाइड में क्या बोला गया कि विकास की अगर बात करते हो तो विकास जो है वो कैसा है, एक अपने ही पैटर्न को फॉलो करता है ना। तो सामने लिखा भी है कि इनके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, यानी अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न करके अपनी जाति को कंटिन्यू करती है ना। तो ये बात सिंपल सी बात थी। इनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कर पाओगे। 2 मिनट बस आप रुक जाओ, है ना। चलते फिर आगे पैटर्न को समझते हैं कि आगे इन्होंने क्या बात बोल दी है, थोड़ा सा समझते हैं। बोर मत होइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चंस करेंगे अभी, मजा आने वाला है आपको। अब यहाँ पे देखो, एक छोटी सी स्लाइड है, यहाँ पे आपको लग रहा हो यार इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतनी बार आए हुए हैं इस स्लाइड से रिलेटेड। देखो, अब यहाँ पे बात की है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास किस दिशा में होता है ना। तो ये पहलू तो 2 ही है, लेकिन इनसे रिलेटेड इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने। आप किसी भी सेट को उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, आपको सेफेलोकार्डन हो चाहे प्रॉक्सिमल डिस्टल हो, दोनों से रिलेटेड इतनी बार क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। चलो, अब सेफेलोकार्डन में लिखा हुआ है कि विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी दिशा बताई जा रही है कि सेफेलोकार्डन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी डेवलपमेंट की एक ऐसी अप्रोच है जहां पे विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। मतलब बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीख जाएगा, बाद में चीजों को संभालना सीख जाएगा, है ना। तो विकास की प्रक्रिया, ये विकास की प्रक्रिया जहां पे बच्चा पहले अपना हेड संभालता है, सिर संभालता है, बाद में चीजों को कंधे संभालेगा, बाद में चीजों को हाथ संभालेगा। तो पहले अगर सर संभल रहा है, यानी सिर जो है पहले संभल रहा है, तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे सेफेलोकार्डन, यानी विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। क्लियर।
आगे लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब है कि मध्य से बाहर की ओर, यानी पहले आप छोटी छोटी जो आपके मध्य की अंदर की चीजें हैं वो डेवलप होंगी, बाद में आपकी बड़ी मांसपेशियां डेवलप होंगी। समझ रहे मेरी बात को? पहले आपकी छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप होंगी, जब आप धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी मांसपेशियां आपकी डेवलप हो जाएंगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि जब विकास मध्य से बाहर की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है, तो वो होता है सेफेलोकार्डियल ना होके प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है। और जब विकास सिर समान्य है, सिर से पैर की ओर होता है, पहले आप सिर संभालना सीखते हो तो इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल बोलते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा आगे का पैटर्न क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर चीजें हैं, जान लो 2-2 मिनट के अंदर। मैंने इतने वीडियो अभी तक आपको दिए हुए हैं और अगर आपने उनमें से थोड़े से भी देख लिए, मैं वादा कर रहा हूं सीटेड एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। मैं ये देखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट एक कहने का मतलब एक विश्वास है, एक भरोसा है, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाने का बाद भी चीजें समझ में आती हैं कि मैंने करंट में अभी भी चीजें की हैं, तो मुझे पता है कि चीजें चलती कैसे 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 आती, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी एग्जाम को जब आप क्रैक करने जाते हो तो सबसे पहले मुद्दा होता है कि हमें पैटर्न देखना होता है। पहले आप पैटर्न देख लीजिए, देन उसके बाद में काम करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको पता तो हो कि आने वाला है क्या एग्जाम में, है ना? तो चीजों को पहले इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए कि किस प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना है, देन उसके बाद में स्ट्रेटेजी वाइज आप तैयारी करना स्टार्ट करो। वादा कर रहा हूं एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, है ना? चलते हैं। क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर, यानी विकास का मतलब यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले आप क्या करते हो, छोटी छोटी चीजों को, सामान्य चीजों को सीखते हो, फिर धीरे धीरे करके आप स्पेसिफिक पे यानी विशिष्ट पे जाते हो। जरूरी तो नहीं कि आप पहले नंबर में जब आप क्लासरूम में जाओगे तो पहले आपको कठिन कठिन चीजें सिखाई जाएं, ऐसा कभी हो सकता है? पहले आप नॉर्मल चीजें आपको सिखाई जाएंगी, जो छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रही होंगी। भाई आप क्लासरूम में गए हो या कहीं भी किसी सामने जा रहे हो, क्लासरूम की बात नहीं कर रहा हूं, तो पहले आपके सामने क्या होता है, छोटी छोटी चीजें डिस्कस की जाती है, देन उसके साथ में बाद में एक लेवल बढ़ाते हुए चले जाते हैं, ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाए पूरा, उस तरीके से आप समझ जाओ पूरी बात को, है ना? तो आज का चैप्टर हमारा चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो मैंने पहले बता दिया आपको, एक सतत और कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, जहां पे चीजें रिवर्स नहीं जाएंगी बट एक सीक्वेंस में चलेंगी। क्लियर थी बात? आगे लिखो, देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई कि हमारा विकास जो होता है, डेवलपमेंट, चाहे हमारा विकास हो चाहे आपका विकास हो, बात वही है कि डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगे लिखा हुआ है और चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना? पहले कठिन चीजें फिर बाद में सरल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। उदाहरण के लिए उठना बैठना चलना दौड़ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पहले आप एक सीक्वेंस में करते हो, है ना? तो ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा ये चीजें पढ़ना नहीं चाहते हो, कहते हो मुझे क्वेश्चंस कराओ, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे। आज की पीपीटी में हमने हिंदी में भी चीजें ऐड की हैं और इंग्लिश में भी ऐड की, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि छवि हाइट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, यानी छवि एक लड़की है जिनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है, एंड नाउ हर हैंड कैन इजिली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कपबोर्ड फ्रॉम विच शी कैन ओपन द कपबोर्ड वेरी इजिली। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि छवि हाइट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, यानी छवि एक लड़की है जिनकी हाइट बहुत तेजी से फास्ट बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, एंड नाउ अब क्या कर रही है, हर हैंड कैन इजिली रीच द हैंडल फॉर लॉन्ग कपबोर्ड्स, यानी उसके घर में जो भी कपबोर्ड रखी हुई, जो अलमारी रखी हुई है, लंबी अलमारी है ना? फिर भी वो उसका हाथ जो वहां तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है। आगे लिखा हुआ है और उसको ओपन कर पा रही है कपबोर्ड को वेरी इजिली, बहुत आसानी तरीके से वो कपबोर्ड को इजिली खोल पा रही है। छवि चेंज इन हाइट इज कॉल्ड, यानी छवि की जो हाइट में परिवर्तन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? सिंपल क्वेश्चन था, होपफुली समझ में आ गया होगा। एक लड़की है, छवि है, जिसकी हाइट में वृद्धि हुई है, जिसके माध्यम से छवि अपने घर में रखी अलमारी का कपबोर्ड इजिली खोल पा रही है ना? तो वहां से क्या हो रहा है, उसकी हाइट में जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या बोलेंगे? क्या उसे स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे, इमोशंस बोलेंगे? देखो स्कैफोल्डिंग की बात करें, अगर हम पाड़ की बात करें कि पाड़ क्या होता है, पाड़ जो होता है इसको हम एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं मचान, या फिर इसके अलावा एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं ढांचा, या फिर इसके अलावा एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं सपोर्ट। समझ जाओ आप क्या है, मतलब पार्ट जो इसका फोल्डिंग क्या है, कोई जब आपकी मदद कर देता है, जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया गया और वहां पे आप उसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसके टीचर के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो आपसे मोर नॉलेजेबल देन अदर हो, जो आपसे ज्यादा जानता हो, अधिक जानकार हो, वो अगर आपकी थोड़ी सी मदद कर देता है तो आप अपने सक्सेस को पा लेते हो। तो ये क्या है, इसका फोल्डिंग है, इसकी बात वैगोस्की जी करते हैं। यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, इसकी तो कोई बात हो नहीं रही, है ना? आगे लिखा हुआ है लर्निंग की, यहाँ पे सीखने की तो बात हो नहीं कि कोई चीज सीख रही है छवि, है ना? तो इसका फोल्डिंग भी गलत हो गया, लर्निंग भी गलत हो गया। इमोशंस की बात यहाँ पे कोई हो नहीं रही कि संवेग की बात और किसी चीज को देख के वो रो रही हो,
ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, वृद्धि की बात हो रही है कि उसके हाइट में परिवर्तन हो रहा है ना। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग किया होगा, होपफुली किया ही होगा, है ना, चाहे बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी किया होगा, तो आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, बस उसको यूज कर लो, पेपर इजीली निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में किसकी बात करी जा रही है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। चलो ग्रोथ लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ, यानी जो बच्चे होते हैं, कह रहे हैं उनमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, यानी किस चीज को कंसिस्ट करती है। जो बालकों में वृद्धि और विकास होता है वो किस चीज में क्या शामिल, उसमें क्या शामिल है। मात्रात्मक परिवर्तन, क्या उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं कि ग्रोथ को आप माप भी सकते हो। क्या उसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं या मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन होता है ऐसा क्या है, बताओ मुझे यहाँ पे क्या आंसर होगा। क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होते हैं, या फिर ओनली फिजिकल चेंज जो होता है वो बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, बताइएगा। देखो सिंपल बात करी जाए, अगर हम बात करें वृद्धि की, अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो होती है यानी आपकी हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप, यानी इन चीजों का आप मेजरमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो, यानी इनको आप माप सकते हो। तो सिंपल बात है, ये मात्रात्मक परिवर्तन तो ठीक बात है। अगर विकास है, डेवलपमेंट है, वो किस हदों तक हो रहा है उसको आप जल्दी माप नहीं सकते, है ना, कि कौन चीज समय पे, कौन से टाइम पे आपकी ग्रोथ जो बढ़ जाए। तो बात करते हैं, तो विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन उसमें होते, क्वालिटेटिव चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात की गई कि क्या क्या शामिल, तो हम दोनों के साथ जाएंगे कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, इसीलिए हम जाएंगे दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, यानी बोथ जो होते हैं क्वांटिटेटिव, क्या नाम, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। बट अगर यहाँ पे वृद्धि की बात करी जाती तो हम केवल जाते मात्रात्मक के साथ में, कि वहां पे हम मेजर कर पाएंगे। और यहाँ पे दोनों की बात की गई तो हम दोनों के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। इतने सारे लोग कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी ऐड कीजिए, तो इस बार क्या किया गया है, इंग्लिश में भी चीजें ऐड की गई हैं, ताकि आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल पढ़ पाओ, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। बच्चों के विकास में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी हमसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। चलो बताओ पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि विकास एक सहज रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, यानी एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है ना, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सिंपल बात है, डेवलपमेंट इज अकरिंग प्रोसेस बट अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर फैसिलिटेट इट। यानी अगर आपको चीजें मिली हुई है, यानी आपको पता है डेवलपमेंट एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक बात है, हेरिडिटी से जो आपको मिला हुआ ठीक बात है, लेकिन अगर आपने बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं दिया हुआ है तो वहां से चीजें जो है ओवर पावर कर जाएंगी। आपको पता है कि विकास की प्रक्रिया में जितना हमारी हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है और उतना ही हमारा जो है एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों का बराबर बराबर योगदान है। तो आप कह सकते हैं कि जो है बिल्कुल सिंपल एकदम सही बात बोली गई है कि डेवलपमेंट जो है एक सहज प्रक्रिया, ठीक बात है, और आपको उसको सही करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक परिवेश देना पड़ेगा कि उसका सर्वांगीण विकास हो पाए। बच्चे का पूरी तरीके से विकास होने के लिए उसको एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। जिस परिवेश में बच्चे रहते हैं वैसे ही वो बनने लगते हैं धीरे धीरे करके। तो कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में कि अपने घर के आसपास के लोगों में थोड़ा शांति का माहौल बनाए रखो, चीजों पे चीजें जो है बच्चों पे ओवरलैप ना करें, बच्चों पे गलत असर ना डालें। फिर भी फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है, फिर भी हम देख लेते हैं आगे का, हो सकता है इससे बेटर कोई मिल जाए। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है व इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी विकास जो होता है आपके पैदा होने से पहले क्लियर कर दिया कि आप ऐसे होंगे। क्या चीजें सही है ना। केवल चीजें वंशानुगत पर, हेरिडिटी पर निर्भर नहीं करती, मैंने पहले ही बोल दिया, एनवायरनमेंट भी रोल निभाता है। आगे लिखा हो आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं होती। अब यहाँ पे आनुवंशिकता की कोई भूमिका क्यों नहीं होगी, है ना, बराबर बराबर भूमिका है, क्योंकि आपको पता है जो डेवलपमेंट होता है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों का बराबर बराबर योगदान है। आगे लिखा हुआ है विकास की प्रक्रिया में शैशवावस्था के चरण बाद ही प्रारंभ होती है, तो कोई इसका मतलब ही नहीं है यार, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। हमारे स्क्रीनशॉट आगे चलते हैं, समझते हैं कि आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। स्क्रीनशॉट मारते रहना, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आपके नोट्स आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है, और क्योंकि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना, और अगर आपको लाखों बीसों बार उनमें 20 लाख लोगों में अपने आप को दिखाना है, टाइम पास करना है, तो फिर आप ऐसे पढ़ते रहो, जरूरत ही नहीं है ना यार। चलो
पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, होपफुली आप समझ पाओगे। देखो पहली बात मैं आपको बता दूं कि सीटेट का सिलेबस तो बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है ना? तो सिलेबस चेंज ना होने के कारण ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने लगे हैं। मतलब एक लाइन का क्वेश्चन होगा, फिर भी आपको घुमा देंगे 4-5 लाइनों में कि आप कंफ्यूज हो जाओ। समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चन में मैं इसका बताऊंगा कि क्या मतलब। देखना, ये क्वेश्चन केवल एक लाइन का था, लेकिन घुमा के इन्होंने इतना बड़ा कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो लिखा हुआ है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है। ठीक बात है कि विकास के क्षेत्र जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी विकास के डोमेन जो होते हैं, डेवलपमेंट के जो प्रकार होते हैं, वो आपस में ओवरलैप करके आपस में एकदम जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। अब देखो क्वेश्चन की अगर बात करी जाती तो क्वेश्चन केवल यहीं पे पूछ दिया गया है, आपको ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्वेश्चन केवल यहीं पे पूछ दिया गया है इतना। देखो कि भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है, यानी स्टडी द प्रोग्रेशन ऑफ फीलिंग्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स, यानी दूसरों की बातों को, दूसरों की भावनाओं को आप कैसे समझोगे। समझ गए? यहाँ पे फीलिंग्स की बात करी गई, इमोशंस की बात करी गई ना, तो इसके बवाल की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल समझ जाओ इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना। यहाँ पे संवेगात्मक जो है विकास की बात करी जा रही है, आप इसके माध्यम से एक वर्ड के माध्यम से समझ गए, है ना। इतना बवाल लिखने की आवश्यकता केवल थी इसलिए थी क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जाए। समझ में बात को? तो वही बात बोल दी गई कि जो भावनाओं की प्रगति का अनुक्रम जो है कि आप अपने और दूसरे के भावों को जान पाओ, दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाओ, तो वो किसमें होगा? संवेगात्मक विकास में होगा, यानी इमोशनल डेवलपमेंट में होगा। यहाँ पे नैतिक मोरल की तो कोई बात करी नहीं गई। अब भाषा विकास की, लैंग्वेज डेवलपमेंट की कोई बात करी नहीं गई, कोई लैंग्वेज आपका डेवलपमेंट हो रही हो, है ना। शारीरिक यानी फिजिकल की बात तो कोई हो नहीं रही यहाँ पे कि फिजिकल डेवलपमेंट की कोई बात हो रही हो। सिंपल बोला गया भावनाओं को समझो यार, है ना। तो वही बात है संवेगात्मक विकास, इमोशंस की बात करी गई यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। और आज की वीडियो में केवल 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि आप भी बोर ना हो। मेरा समझाने का केवल मतलब ये था कि आप जो है केवल विकास का मतलब समझ जाओ, है ना, कि विकास होता क्या है, क्या नहीं होता है, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। तो उस तरीके से मैंने ये वीडियो उठाया था ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर comes under the category of socio-culture factors having an influence on development। यानी कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऐसा है जो सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है, जो विकास को प्रभावित करता है, यानी डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कल्चरल टूल्स के घटकों में आता है, यानी कह रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक घटकों में आता है। कौन सा होगा आप बताओ? अगर सामाजिक सांस्कृतिक बोल दिया गया तो समझ जाओ वो परिवेश की बात वहां पे करी जा रही होगी जहां पे लोग होंगे। चलो अब नीचे से बात करते हैं, क्या आनुवंशिकी हेरिडिटी की बात यहाँ पे करी जा रही? नहीं ना, इसमें किसी यहाँ पे क्वेश्चन में किसी भी शब्द का ऐसा यूज नहीं किया गया जो आनुवंशिक हो, जो हेरिडिटी से रिलेटेड हो, तो ये तो कट गया। जैविक जो है वो भी हेरिडिटी है, ये भी कट गया। तंत्रिका संबंधी विकार ये भी हेरिडिटी है। हमारे पास बचा क्या? स्कूल क्लाइमेट, यानी स्कूल का जो वातावरण है वो हमें एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश प्रदान करता है जो इंसान को जो है इफेक्ट करता है, बच्चे को, है ना। देखो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बोला गया था हमसे कि डेवलपमेंट का ऐसा कौन सा डोमेन है जो बच्चों को प्रभावित करता है। तो आपसे बात कीजिए तो यहाँ पे हेरिडिटी के बाद क्वेश्चन में कोई नहीं करी गई, यहाँ पे बात कर दी गई। देखो हमारे पास टैग वर्ड दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो आंसर कि सामाजिक सांस्कृतिक, यानी जो वहाँ पे बच्चे होंगे, जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो लोगों से, कोलैबोरेट करते हो, डिस्कस करते हो, है ना, तो वो हमारे पास है स्कूली माहौल। इसकी बात यहाँ पे करी जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको क्लास पूरी समझ में आई होगी। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे डाउट रह गया हो, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगे तो मुझे तुरंत कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान होगी, और भले ही हम लाइव नहीं आ रहे हैं फिर भी आपके सारे कमेंट्स का जवाब मिलेगा। तो सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे केवीएस हो, मैं पूरी तैयारी करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिल पाए, आपको कोई डाउट ही ना रह जाए, है ना। तो वही बातें, देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा वीडियो के एंड में कि जो है टाइम पास करने की कोशिश मत करना। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको यूटिलाइज करो। एक बार निकल जाएगा दोबारा नहीं आने वाला है। तो वही चीजें कहने का मतलब मेरा यही है कि एक समय है उसको अच्छे से उपयोग करो, और चीजें वही होंगी जब आज आप अच्छे से जियोगे कल के लिए, तो कल भी बेटर होगा, है ना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। इन लोगों पे मत जाना, ये आज एक दूसरे को बोलते हैं, जब आप कुछ बन जाओगे तब आपको बोलना भी बंद कर देंगे। वो कहते हैं ना कि लोगों का नजरिया है ना, क्या मतलब, आप अपने आप पे ध्यान दो। ये लोग तो सिर्फ आज बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, है ना। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, आपको 100 में से जो है 80% नहीं पर 20% आपको गाली तब भी मिलेंगी। तो वही चीजें, हम लोगों के लिए, सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते, चाहे हम लाख कोशिशें भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।